देखो, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे समझ सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, और बीच में है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सॉल्वेंट को पास करने देता है और सॉल्यूट को नहीं। एसपीएम में स्मॉल पोर्स होता है, जिस वजह से वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को इधर से इधर ट्रांसफर नहीं करता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही करता है। तो एसपीएम है, और हम जानते हैं कि हर कोई इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। वाटर लेवल हाई है और उसमें अगर होल कर दे तो वो नीचे आ जाएगा। सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे वो हाई कंसंट्रेशन में नहीं है। सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन में ट्रांसफर होगा, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर होगा सॉल्वेंट। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ग्रीक वर्ड फॉर पुश। पुश के लिए एक ग्रीक वर्ड है ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस पासेज ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इनटू अ सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये स्पॉन्टेनियस पासेज है प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये था ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड में जो हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ये पाई वन हूफ इक्वेशन से ये CRT के इक्वल होता है। यहाँ पे C है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको हम लोग कहते हैं वान हूफ इक्वेशन। वान हूफ इक्वेशन पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वान हूफ फैक्टर के बारे में, और ये है वान हूफ इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू CRT। और वान हूफ फैक्टर में हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे हमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसिडर करने के लिए वान हूफ फैक्टर डालना होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसके आगे हमें वान हूफ फैक्टर I ऐड करना होगा। अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा तो ये I1 होगा, और अगर होगा एसोसिएशन डिसोसिएशन तो उसके लिए हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ऑस्मोमेट्री, जैसा हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज हम मोलर मास डिटर्मिनेशन में करते हैं, ये हमने अपने सेकेंड लेक्चर में जाना था। तो वही है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास बाय द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम लोग ऑस्मोमेट्री कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए ये जनरली यूज किया जाता है, और मोलर मास जो हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का रिपोर्ट करते हैं वो डाल्टन में करते हैं। 1 डाल्टन 1 ग्राम पर मोल। जैसे अगर मुझको लिखना हो 1.2 इंटू 10 की पावर 2 kg पर मोल, लेट अस अज्यूम मुझको ये लिखना है डाल्टन के टर्म में, तो इसको मैं 120 kg पर मोल, और हम जानते हैं 1 डाल्टन 1 ग्राम पर मोल के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 120 किलो डाल्टन। तो अब हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सही सही बना पाते हो, इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्लियर है। तो पहले आप इसको ट्राई करो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, X3Y2 A2B3 के साथ रिएक्ट करता है तो ब्राउन कलर फॉर्म करता है। इस दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है SPM से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो अब पूछ रहा है कि ब्राउन कलर किधर फॉर्म होगा, और ये ऑप्शंस हैं आपके। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट का इनफ्लक्स होता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है।
तो जब x3y2 A2B3 के साइड जाएगा नहीं, जब A2B3 x3y2 के साइड आएगा नहीं, तो जब वो दोनों मिलेगा नहीं, और जब वो दोनों मिलेगा नहीं तो रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई भी ब्राउन कलर फॉर्म नहीं करेगा। जिसका ट्रांसफर होगा वो है वाटर, सिर्फ वाटर इधर से इधर ट्रांसफर करेगा। तो इसका आंसर है नो ब्राउन कलर फॉर्मेशन, क्योंकि कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, दोनों रिएक्टेंट कांटेक्ट में आते ही नहीं है, इसलिए कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने ये जाना था कि सॉल्वेंट का ही सिर्फ इन्फ्लक्स होता है फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इस क्वेश्चन से हम एक और कॉन्सेप्ट पे अपना पकड़ बनाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाया गया उसमें यूरिया और ग्लूकोज दो नॉन आयोनिक सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है, और उसमें पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यूरिया है और ग्लूकोज है तो अब क्या करें। ये ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पाई CRT, चूंकि दोनों नॉन आयोनिक सॉल्यूट है इसलिए 1/2 फैक्टर उसके लिए है 1। पाई इज इक्वल टू CRT, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस केस के लिए पाई1 इज इक्वल टू C1RT, इस केस के लिए पाई2 इज इक्वल टू C2RT। और ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है तो पाई1 प्लस पाई2 C1 प्लस C2 RT। C1 प्लस C2 RT मीन्स इसका मोल्स और इसका मोल्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर अलग हो जाएगा। ये मोलैरिटी है, तो ऊपर में मोल्स अगर हम कैलकुलेट करें यूरिया का और मोल्स कैलकुलेट करें ग्लूकोज का, और वॉल्यूम तो कॉमन आ जाएगा 100 ml वाटर, इसको लीटर में चेंज करेंगे। आर आपको दिया हुआ है, ये यूज करना है। और टेम्परेचर आपको केल्विन में यूज करना है, तो केल्विन में टेम्परेचर होगा 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 1/100, ये आपको देगा 1/100, ये आपको देगा 2/100 इंटू 10 इंटू 0.08206 इंटू 300। अब यहाँ पे आपको इतने बड़े नंबर को सॉल्व नहीं करना है, आंसर तक कैसे पहुंचेंगे ये देखो। 8 3 24, फर्स्ट नंबर 2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको देगा 4। दिस इज आवर आंसर। बाकी कोई उसके करीब ही नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इस क्वेश्चन में हमें। तो हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है ICRT। ICRT के इक्वल होता है। टेम्परेचर फिक्स है सबके लिए 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर सबके लिए फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो फिक्स ही है। जो वेरी कर रहा है सबके लिए वो है I और C। 1/2 फैक्टर और कंसंट्रेशन सबके लिए वेरी कर रहा है। आपको बोला है एज्यूमिंग ऑल सॉल्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में। तो सारा एक्वस सॉल्यूशन है
और ये सॉल्ट नहीं है, और 1 2 3 हमारे पास सॉल्ट है। तो बोल रहा है कि सॉल्ट को, जितने भी सॉल्ट है उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मानना है, मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। तो कंप्लीटली डिसोसिएशन के लिए हम लोग वन टू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो Mg3PO4 होल ट्वाइस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा 3Mg2 प्लस 2PO4 3 माइनस में। ये हमने पीछे क्लास में भी देखा था। तो यहाँ 5 आयंस मिले, तो इसके लिए 1 2 फैक्टर जो है वो है 5। सिमिलरली KBr वाले सॉल्यूशन के लिए 1 2 फैक्टर है, ये टूटेगा K प्लस और Br माइनस में, तो इसके लिए 1 2 फैक्टर जो है वो है 2, 2 आयंस में टूटा। और Na3PO4 3Na प्लस PO4 3 माइनस, तो इसके लिए 1 2 फैक्टर है 4, और C2H5OH के लिए 1 2 फैक्टर होगा 1। तो RT तो सबके लिए सेम है, जिसके लिए IC ज्यादा होगा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसके लिए IC कम होगा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो सबसे पहले 0.5 m C2H5OH, तो I उसके लिए 1 है, तो वो 0.5। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए 1 2 फैक्टर है 5 और कंसंट्रेशन है 0.1। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर में भी ये टर्म 0.5 है। KBr इसका 1 2 फैक्टर है 2 और इसके लिए कंसंट्रेशन है 0.25, मतलब IC जो है वो 0.5 है। Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, उसके लिए 1 2 फैक्टर 4 है और उसका कंसंट्रेशन 0.125 है, तो उसके लिए भी IC 0.5 है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हर सॉल्यूशन के लिए सेम है। इट मीन्स आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इस क्वेश्चन से हमें एक नए टर्म के बारे में जानने का मौका मिलेगा, वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है? वैसा दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो लिखा है 0.004 मोलर सोडियम सल्फेट इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर ग्लूकोज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज। आइसोटोनिक है तो दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, मीन्स I1C1RT इज इक्वल टू I2C2RT। टेम्परेचर के बारे में कुछ हमें नहीं बताया है, तो टेम्परेचर को हम सेम मान लेते हैं और R तो कांस्टेंट है ही। अब I1 Na2SO4 के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। इट मीन्स I1 हमें कैलकुलेट करना है, C1 हमें 0.004 दिया हुआ है, I2 हमें ग्लूकोज का 1 2 फैक्टर 1 होता है और इसका कंसंट्रेशन 0.01 दिया हुआ है। तो I1 हम यहां से क्या लिखेंगे, 10/4, इट मीन्स 5/2। ठीक है। अब Na2SO4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो Na2SO4 इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस में। इनिशियली 1 मोल 0 0, फाइनली 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा। अब यहां से 1 2 फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा आपका 1 2 फैक्टर होगा, जो कि आपको दिया हुआ है 5/2। 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा
इम्प्लाइज अल्फा यहां से क्या आ जाएगा 3/4। ये अल्फा है और आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज, तो अल्फा आपको 3/4 आया है, उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये होगा 75%। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें जैसे हमें जानने का मौका मिला था आइसोटोनिक, वैसे ही अब जानेंगे हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है। तो आइसोटोनिक वैसा होता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उन दो सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक वो होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होता है, वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा है, वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये दोनों रिलेटिव टर्म है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक रिलेटिव टर्म है, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सिंपली हम कहेंगे कि ये इसके कंपैरिजन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हम जानते हैं ICRT। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंसंट्रेशन हर जगह सेम है 1 मोलर, R तो सबके लिए सेम होता है, और टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो ये टर्म सबके लिए कांस्टेंट है। तो जो जिस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर वैरी करेगा वो है वॉन हूफ फैक्टर। तो वॉन हूफ फैक्टर इस केस के लिए 1, इस केस के लिए हाफ। ये मैंने पिछले लेक्चर में डील किया था। NaCl का वॉन हूफ फैक्टर 2, अमोनियम फॉस्फेट का वॉन हूफ फैक्टर 4। तो अब बोल रहा है ऑल आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबका वॉन हूफ फैक्टर डिफरेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का कोई सवाल ही नहीं है। 3 इज हाइपोटोनिक ऑफ 1, 2 एंड 4। 3 का वॉन हूफ फैक्टर सबसे कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा, तो 3 इज हाइपोटोनिक ऑफ 1, 2 एंड 4। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट 1, 2, 4 आर हाइपरटोनिक ऑफ 3, तो ये इंप्लाइज ये 3 हाइपोटोनिक है 1 to 4 का, तो 1 to 4 3 का हाइपोटोनिक है, और 4 इज हाइपरटोनिक ऑफ 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 के लिए 1, 2 फैक्टर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब 4 का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा है इन तीनों को कंपैरिजन में, तो 4 इज हाइपरटोनिक ऑफ 1, 2 एंड 3। तो BCD आर करेक्ट स्टेटमेंट। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक हमने जाना इस क्वेश्चन से। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें जो हमें गिवन है बस उसको इक्वेट करना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बस ICRT उसका यूज करना है और जो जो गिवन है बस वो पुट कर देना है, आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन।